नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत रिकॉर्ड 20 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते खोले गए। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों के प्रमुखों की छठी बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान देने और उभरती तकनीकों को एकीकृत करने पर चर्चा हुई। तुर्की में भूकंप प्रभावित प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल घोषित। तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 5,000 के पार। और भारत ने तुर्की में राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 टीमें भेजी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त संबोधन के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में अदानी समूह के मुद्दे पर 3 दिन के गतिरोध के बाद आज चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत का कद और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के हर तबके के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि जैसे मुद्दों का जिक्र नहीं था। उन्होंने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि योजना सेना पर थोपी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अदानी समूह को विभिन्न क्षेत्रों में मदद कर रही है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे को चोट पहुंचा रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अदानी समूह के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिना नौकरी दिए गरीबी को हटाया नहीं जा सकता। चर्चा जारी है। उधर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि विश्व आज समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर आशा के साथ देख रहा है। इनमें कोविड महामारी, आतंकवाद और वैश्विक शांति जैसे मुद्दे शामिल हैं। भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत में महंगाई कम है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन पर भी ध्यान दे रही है। जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वें स्थान पर आए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 14 में हमें फ्रजाइल 5 कहते थे, आज टॉप 5 हो गया। आज दुनिया में इन्फ्लेशन 10% से 40-50% तक भी है। भारत में 6% से कम है। फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन अपना देश है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने अदानी समूह की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित न करने पर सरकार की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर आरबीआई और सेबी जैसी संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। वाईएसआर कांग्रेस सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। चर्चा अधूरी रही। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत रिकॉर्ड 20 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज एक ट्वीट में बताया कि न्यू इंडिया का ये नया कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मिशन के अंतर्गत नागरिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते में अपने स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में इस योजना का शुभारंभ किया था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर के सरकारी अस्पतालों में एकीकृत औषधि केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि आज आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ संयुक्त रूप से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश जब समृद्ध होगा तब उसके लोग स्वस्थ होंगे।
आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मरीजों को इन केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। हम दोनों मंत्रालय एक साथ मिलकर देश की जनता को स्वास्थ्य सेक्टर में निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। इसके लिए आज सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की एक ब्रांच खुले गए है। इस इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जो विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और योगा, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों को साथ मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये मन बनाए हैं और उसी हिसाब से सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने आज भूकंप प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य तेज करने के लिए आपातकाल घोषित किया गया है। उन्होंने दक्षिण तुर्की के 10 शहरों को आपदा क्षेत्र भी घोषित किया। उन्होंने बताया कि 70 देशों ने राहत और बचाव कार्य के लिए मदद की पेशकश की है। श्री एर्दोगान ने बताया कि सरकार अंताल्या में होटलों को प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी घरों के तौर पर खोलने का विचार कर रही है। तुर्की प्रशासन के अनुसार करीब 1,35,000 लोग भूकंप से प्रभावित हुए हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 5,000 हो गई है और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। दक्षिणी तुर्की में कल आए 3 भूकंपों में हजारों भवन ढह गए और बड़े स्तर पर देश में तथा सीरिया में विनाश हुआ है। आज भी दर्जनों भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की के उपाध्यक्ष फ्यूड ओकाते ने इस बात की पुष्टि की कि 3,419 लोग मारे गए और 20,534 लोग घायल हुए। सीरिया में भी 1,602 लोग मारे गए, जबकि दोनों देशों को मिलाकर 5,021 लोग मारे गए हैं। तुर्की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 11,342 इमारतें गिरी हैं और 5,775 की पुष्टि की गई। तुर्की ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 2 दल भूकंप प्रभावित तुर्की भेजे हैं। एनडीआरएफ के 101 सदस्यों के अलावा इस दल में विशेष डॉग स्क्वाड, राहत और बचाव के लिए विशेष उपकरण शामिल हैं। कमांडेंट गुरमिंदर सिंह के नेतृत्व में इस दल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक अतुल करवाल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि ये दल राहत और बचाव कार्य में मदद करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के कथन के मुताबिक कि हम तुर्की को इस अर्थक्वेक के सिचुएशन में पूरी मदद करेंगे, उस उपलक्ष्य में 2 एनडीआरएफ की टीमों को वहां भेजने का निर्णय हुआ, जिसमें एक टीम हमारी आज सुबह 0300 बजे रवाना हुई इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में और दूसरी टीम 12:30 बजे रवाना हुई इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में। पहली टीम तो वहां 11 से पहले पहुंच भी गई है। इन दोनों टीमों में 50 के आसपास रेस्क्यूज हैं, एक में 51 है, एक में 50 है। डॉग स्क्वाड का कंपोनेंट भी है और कुल मिला के 7 गाड़ियां भी हमने साथ भेजी हैं ताकि हमारी जरूरतें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे कम से कम हो। हमें आशा है कि हमारी टीमों के वहां तैनात होने से जान बचाने में वृद्धि हो पाएगी, हम और लोगों को इस आपदा में से बचा पाएं। पेरू के दक्षिण में कई गांवों में लगातार बारिश से हुए भूस्खलन में 36 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने कैमाना प्रांत में मारियानो निकोलस वाल्कासेल नगरपालिका में नागरिक सुरक्षा के अधिकारी के हवाले से कहा कि मिस्की नामक एक दूरदराज क्षेत्र से अब तक 36 शव बरामद किए गए हैं। आकाशवाणी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिंदी समाचार वाचक राजेंद्र अग्रवाल का आज नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। राजेंद्र अग्रवाल पिछले कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। बिहार के बेगूसराय में जन्मे राजेंद्र अग्रवाल ने आकाशवाणी में वर्ष 1964 से 1996 तक लगभग 32 वर्ष तक समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। सरकार ने कहा है कि हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। लोकसभा में लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और जम्मू कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों एसएआई की छठी बैठक आज लखनऊ में संपन्न हुई। अपने समापन वक्तव्य में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों ने अपनी ऑडिट क्षमताओं को बढ़ाने और असरदार ऑडिट उत्पादों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नई और उभरती तकनीकों को हासिल करने पर चर्चा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एसएआई द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए गए कार्य से प्रशासन में सुधार होगा और लोक प्रशासन में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। भारत के G20 सम्मेलन की अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक आज गुजरात के कच्छ के धोरडो में शुरू हुई। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल बैठक का विधिवत उद्घाटन करेंगे। श्री रेड्डी ने आज एक समारोह में कहा कि पर्यटन क्षेत्र स्थानीय लोगों के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पर्यटन गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक रिपोर्ट। G20 अंतर्गत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी कर रही टेंट सिटी धोरडो आज पूरी तरह से सजी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का भुज हवाई अड्डे और धोरडो पहुंचने पर भव्य पारंपरिक स्वागत किया गया। बैठक के पहले दिन प्रतिनिधियों ने कच्छ के सफेद रण का दौरा किया और सफेद रण में सूर्यास्त का शानदार अनुभव लिया। विदेश से आए मेहमानों को कच्छ क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक दिखाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अतिथिगण के लिए रात्रि भोज की मेजबानी कर रहे हैं। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज समाप्त हो गया। सप्ताह भर चली नामांकन भरने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि त्रिपुरा में पिछले 5 वर्ष में चहुमुखी विकास हुआ है। श्री सिंह ने आज बदारहाट में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का गौरव बढ़ाया है। ढाका में सैफ अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में नेपाल ने भारत को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही नेपाल फाइनल में पहुंच गया है। भारत के लिए अब फाइनल में पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना आईसीसी महिला 2020 की ताजा रैंकिंग में शीर्ष 3 में बनी हुई हैं, जबकि ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा एक स्थान नीचे खिसक गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रॉ पहले और बेथ मोनी दूसरे स्थान पर हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर 9वें स्थान पर बरकरार हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 221 अंक गिरकर 60,286 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 43 अंक फिसलकर 17,721 पर आ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 70 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल अनुबंध के सोने की कीमतें 56,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही थी। मार्च अनुबंध वाली चांदी 67,273 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $82.42 प्रति बैरल रहीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत रिकॉर्ड 20 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते जोड़े गए। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों के प्रमुखों की छठी बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान देने और उभरती तकनीकों को एकीकृत करने पर चर्चा हुई। तुर्की में भूकंप प्रभावित प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल घोषित। तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 5,000 के पार। और भारत ने तुर्की में राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 टीमें भेजी हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।